आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2019 से 2025 तक का सफर इज्जू डेयरी फार्म का। पहले इज्जू डेयरी फार्म नहीं हुआ करता था। एक छोटे से घर में एक गाय से शुरुआत की और आज एक आलीशान डेयरी फार्म जिसकी ऊंचाई जो है 30 फीट और 100 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई है। मैं बात करूंगा डेयरी फार्म का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, फीडिंग कैसे हम लोग कराते हैं, मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है और ब्रीडिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं। गोबर का जो वेस्टेज मटेरियल हम लोग जो गाय का बोलते हैं वो किस तरह इस्तेमाल में लिया जा रहा है। बकरी फार्म हमने किया था वो बंद कैसे हो गया और मैं पारा भी कैसे बना और कब बना। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उससे पहले मैंने आपके लिए रिपब्लिक डे पे कुछ लिखा है, चलिए फिर आ जाइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी भारत का वो खुशहाली दिन है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें ये एक ऐसा संविधान दिया जो सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन सोचिए, क्या ये बराबरी का हक सिर्फ इंसानों के लिए? जी नहीं, हमारे दोस्त कुत्ते, बिल्लियां, बकरियां, गाय और जंगलों के सभी जानवर इस देश के असली हीरो है। वह बिना शिकायत के हमारे साथ चलते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक रोकते हैं, खेतों की रक्षा करते हैं और हमें बिना शब्दों में अपना प्यार सिखाते हैं। गणतंत्र दिवस पे चलो वादा करें, प्लास्टिक कम करें ताकि समुद्री जीवों को बचाया जा सके, स्ट्रे एनिमल को शेल्टर से रोके और क्वालिटी के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि भारत का असली तिरंगा हर जीव के दिल में लहराता है। 4 लाइन ये आपके लिए है जो कि मैं खड़े होकर बोलना चाहता हूँ। 26 जनवरी का जश्न गायों संग मनाए, सफेद क्रांति से देश को अमृत पिलाए, पशु प्रेमी किसान संविधान का मान, खुशहाल डेयरी से भारत बने महान, एक मजबूत राष्ट्र एकजुट जानवरों संग। जय हिंद। अब मैं आपको लिए चलता हूं जहां से शुरुआत हुई थी इज्जू डेयरी फार्म की, जहां से हमने एक गाय को रखकर स्टार्ट किया था। तो चलिए मैं उस जगह पे लेकर चलता हूं आप लोगों को। दूर से हमारा फार्म जो है इस तरह का दिखता है। गांव के अंदर एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे गांव का मस्जिद है। यहाँ बर का हमारा पहचान है कि हमारा बर के पास ही हमारा मकान है। सरस्वती पूजा का इंतजाम किया गया है, तो पूरा सजाया गया है। आप सभी को सरस्वती पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा एक छोटा सा मकान है। ये जो है सामने, यही हमारा डेयरी फार्म है और इसका हम एंट्री करते हैं पहले। तो फाइनली हम पुराने वाले फार्म के अंदर इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ बकरियां आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले गाय पालन से एक चीज और मैं बता दूं कि गाय पालन जो हमने एक गाय खरीद कर लाया था, उसके साथ साथ में हमने बकरी पालन यहीं से रखना स्टार्ट किया था। और कुछ गायों का जो है नाद वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 नाद यहाँ पे अभी भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसी के अंदर हम लोग गाय को रख रखाव करते थे। ये 2 रूम था, इसके अंदर हम लोग रात में बांधते थे। और जिस तरह हम लोग एक गाय से 6-7 गाय यहाँ पे ऑलरेडी रखा था, इसके अंदर भी 3 गाय रहती थी। इसके अंदर हमने 3 गाय बांध कर रखा और एक गाय हमने औरंगाबाद से परचेज किया था, तो उसमें वो बड़ी वाली गाय थी। तो जो छोटे रूम में, ये छोटा रूम होने की वजह से स्पेशली उसको एक गाय को इसमें हम रखते थे। और यहाँ पे हमारी मोहन गाय होगी जो सुजीत भाई के पास से लेकर आया था, सुजीत वाली होगी, चाहे लक्ष्मी गाय थी, शीतल गाय थी, वो सब यहाँ पे रहती थी। एक देसी नस्ल की भी गाय थी जो कि यहाँ पे हम लोग रख रखाव रखते थे। और पानी वगैरह यहाँ पे कल वगैरह था, जो पानी वगैरह हम लोग पिलाते थे यहाँ से, या फिर घर से मोटर चालू करके धुलना हो चाहे कुछ भी करना हो यहाँ पे करते थे। हमारे घर पे ग्रैंडफादर जो हुए वो शौक से रखते थे हम लोग के दूध पिलाने के लिए। घर का दूध जो है वो पिलाते थे, घर पे गाय रखा जाता था। और हमें दूहने का तरीका भी उसी गाय, घरेलू गाय से ही हुआ था। पहले एक हाथ से दूहा करते थे और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ से, हमें यानी कि बचपन से ही दूध निकालने आता था। लेकिन जब मैं मैट्रिक पास किया था उस वक्त से ही भाई ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उस वक्त से उनका शौक हुआ कि गाय रखना चाहिए। तो एक गाय पहले घर के लिए लाए और उसके बाद जो है जब उसको रखा गया तो मैंने उसके पीछे टाइम देना स्टार्ट किया, क्योंकि भाई के पास उस वक्त टाइम नहीं होता था। तो मैंने एक गाय जब निकाला तो फिर भाई ने हमसे पूछा कि क्या डेयरी फार्म करें, आप साथ दोगे? तो मैंने उसके लिए परमिशन दिया और डेयरी फार्म जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे एक गाय को हमने प्रेग्नेंट करवाया था फर्स्ट में, तो वो प्रेग्नेंट हुई तो दूध कम हुआ, तो हमने देसी नस्ल की गाय खरीद कर लाई। और उसके बाद जो है फिर मन में ऐसा बन गया कि अब गाय बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके प्रत्येक हम लोग ध्यान दे रहे थे। तो धीरे धीरे करके हम लोग गाय परचेज किया और गाय से दूध निकाला तो प्रॉफिट समझ में आया। लेकिन बीच में जाके कुछ घटना जो हुई वो आगे हम वहाँ फार्म से हम लोग बताएंगे। यही वो जगह है जहाँ
यहाँ पे हमने न्यू रखा, एक फार्म की बुनियाद डाली हमने, एक आलीशान फार्म बनाकर जो हमने पूरे बिहार में एक नाम रोशन किया है, यहीं से एक बुनियाद रखी गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी शेड के बारे में कि सबसे पहले जो यहाँ पे बुनियाद डाला गया इस शेड से, जो हमारा स्टील और लोहे वाला देख रहे हैं, तो हमने इसके अंदर जो है 6 खंबे लाए थे, 3 खंबे ईस्ट साइड और 3 खंबे वेस्ट साइड। ये 6 खंबे लाकर हमने खड़ा किया और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सब ऊपर वाला सेट डलाया, स्टील का सेट जो हमने पटना से मंगवाया था। और उसके बाद जो है हमने गायों को लेकर आ गया, जो सीजन था वो ठंडी का था, हमने लास्ट दिसंबर 2020 के करीब में लेकर आया था और उस बीच में ठंड काफी ज्यादा हो रही थी, तो हमने यहाँ पे एक रहने का भी व्यवस्था बनाया था, मड़ई जिसको बोलते हैं, जो हमने लोहे का ही बनवा दिया था और इसी पे हमारा कैमरा भी था और इस पे रहना खाना पीना सब यहीं पे होता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है काफी दिक्कत होने लगा, ठंड से गाय दिक्कत कर रही थी, तो हमने प्लास्टिक वगैरह भी मंगवा कर 1-2 साल तक हमने यहीं पे रहना स्टार्ट किया और यहीं पे किसी तरह इंतजाम किया। फिर आगे चल के धीरे धीरे एक रूम बनाया जो कि हम वहाँ शिफ्ट हो गए, इसका यूज जो है खत्म हो गया मड़ई का। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका ये इधर वाला सेट बना। उसके बाद जो है कि ये हमारा फर्श जो था वो ईंट का नहीं था, बिल्कुल हम लोग मिट्टी रखे थे, क्योंकि खाने के बाद हम लोग इस पे छोड़ते थे, लेकिन काफी ज्यादा गंदगी होने की वजह से, कीचड़ होने की वजह से, लोगों का कमेंट्स होने की वजह से हमने चेंज किया और ये फर्श जो है ईंटे का सोलिंग करवा दिया। उसके बाद अब तो रहना दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पे हमारे पास बछड़ी का भी सुविधा नहीं था रखने का। जैसे हमारी अगर ये ब्रीडिंग जो हम कर रहे हैं आज, तो ये सब बछड़ियों को रखने का जगह नहीं था सही से कि हम कैसे अलग करके रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके हमने मिल्किंग वाले को अलग किया, जो हमारी प्रेग्नेंट बछड़ी है उसका अलग एरिया किया, जो मिल्किंग गाय अगर प्रेग्नेंट हो जाती है दोबारा उसको अलग एरिया बनाया, और उसके बाद जो काफ होते हैं, छोटे छोटे बछड़ी होते हैं, उसके लिए मैंने फिर आगे चल के हमने ये सुविधा किया है। ये हमारा स्टार्टअप रहा कि इस तरह हमने करके धीरे धीरे, पहले अगर ये देख सकते हैं कि अगर ये पाइप है तो ये पहले पाइप नहीं था, हमने एकदम लो एकदम नीचे के लेवल से हमने स्टार्ट किया था। जैसे बांस पे पहले रखा, फिर बांस कुछ दिन तक रहा, उसके बाद हमने जैसे पैसा हुआ उसके बाद हमने लोहा करवाया, आज ये लोहे से है। फिर आगे हो सकता है कि इसको मजबूत लोहा डालने पड़ेगा इसको चेंज करने के बाद, लेकिन नेक्स्ट होगा। लेकिन अभी इतना कर दिया है कि कुछ अब इससे जो है कि हमारा घेराव जो है अब टूटेगा नहीं और इसमें अच्छे से रखा जा सकता। तो मिल्किंग वाले के लिए एरिया हम लोग बहुत दिए हुए हैं, यहाँ पे खाएगी, अपना बैठने का जहाँ भी मन होगा इसका पूरा घूम के आराम से बैठ सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिल्किंग वाले ही पशु हमारे पास ज्यादा है, इसके वजह से हम लोग पूरा ज्यादा एरिया दिए हैं। 4th मंथ का जो बच्चा होगा, जो काफ होगा, वो इसमें रहेगा इस केज के अंदर और इसी के अंदर पले बढ़ेगा। खाने का इंतजाम इसमें ये दाना दिया जाता है और इसमें ये पानी दिया जाता है। इससे पहले कि हमारा बांस का हमने बनाया था वो खत्म होने की वजह से फिर जैसे पैसा हुआ तो हमने ये बना दिया है। हमारा जो वो एरिया था ना जिसपे हम लोग मड़ई बनाकर रहा करते थे, उसमें काफी दिक्कत होता था। ठंड के मौसम में करकटों के अंदर से पानी नीचे से आता था, टपकता था, ठंड बहुत ज्यादा लगता था और बरसात के दिनों में पानी भी आ जाता था और काफी हिलता था जब हवा चलती थी तेज से, तो काफी डर भी लगता था कि ऐसा नहीं कि गिर जाए। लेकिन आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है ऊपर वाले की मेहरबानी से। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे हुआ हमारे पास रकम, फिर हमने एक रूम बनवाया 20 बाई 20 का, लगभग इतना बड़ा रूम है जिसके अंदर आज ऑफिस बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी में हमारा रहना सहना हो रहा है अभी फिलहाल। और ये हमारा ऑफिस आने वाला समय में बनकर ये तैयार होगा। यही एक छोटा सा ऑफिस तैयार हम लोग कर रहे हैं, इसका प्लान है एक इसमें वीडियो वगैरह एडिटिंग का, या हमारे पास जो भी गेस्ट लोग आते हैं उन्हें रखने और बैठाने का जगह नहीं होता है, इसलिए मैं एक गेस्ट रूम के भी कह सकते हैं कि मैं बनवा रहा हूँ और इसमें काम भी किया जा सकता है। बहुत पहले की बात है कि लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे फार्म पे वेलकम नहीं है किसी का, तो देखिए जाहिर सी बात है कि हमारे फार्म पे ना ही तो रहने का था, ना ही कुछ बैठाने वगैरह का जगह था, जिसकी वजह से हमने किसी को मना नहीं किया था पर्सनली। और अब जो है जो भी आना चाहते हैं हमारे फार्म का वीडियो कवर करने के लिए, या कि भाई दोनों में से भाई का इंटरव्यू अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है, हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत किया जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही रेडी हो जाता है हम आपको बता देंगे और 1 बाई 1 करके आप लोग हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे कि भूसे रखने की जगह हमारी कौन सी है। पहले कैसे रखा जाता था, पहले इधर जो एरिया आप खाली देख पा रहे हैं ना, इस एरिया में भूसा स्टॉक किया जाता था, गांज हम लोग बोलते हैं देसी में, तो गांज 2-3 गांज बनाया जाता था, जिससे काफी दिक्कत हुआ कि भूसा सड़ना हो, गल जाता था बरसात के दिनों में, या फिर बकरी वगैरह रखने से भी दिक्कत होता था, या कोई चिड़िया घोंसला बना दी तो उसकी वजह से भूसा गिरने लगता था और बहुत ज्यादा बर्बाद होता था। अब लेकिन 1 साल पहले हमने इस बड़ा सा
गोदाम बना दिया भूसे का, जो इसमें हम सालों का स्टॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले साल हमने भूसा स्टॉक किया था, कुट्टी और गेहूं का, दोनों का भूसा स्टॉक करने के बाद जो है अभी भी कुछ बचा हुआ है। मतलब साल भर का स्टॉक हमारे पास हो चुका है, गोदाम बन चुका है। हम 20-30 गायों को आराम से रख सकते हैं। हम बात करेंगे कि मिल्किंग पार्लर भी हमने बनवा चुका है, लेकिन इससे पहले कैसे दुहा जाता था वो समझना होगा। जो पुराने सब्सक्राइबर हमारे होंगे उन्होंने देखा होगा कि किस तरह 1 बाय 1 करके हम लोग जो है अंदर जाकर मिल्किंग मशीन को ले जाकर दूहते थे। तो काफी दिक्कत होता था, जैसे कि गोबर का छींट पड़ना, पेशाब कर देना, ये सब दिक्कत आता था। अंदर हेल कर दूहना मतलब डेट मीन्स खराब भी लगता था कि अंदर कैसे दुहा जाए। जैसे अगर दूहते थे तो दिक्कत ये भी होता था कि गाय जो है कि दूसरा गाय आके डिस्टर्ब करती रहती थी, ये सब समस्या आता था। लेकिन फिर हमारा ये टारगेट था कि एक मिल्किंग पार्लर बनाया जाए जिसपे हम लोग बहुत आसानी से हम लोग मिल्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2 गेट बनाया था, एक आउट का एक इन का। ये हमारा इन का होता है, यहाँ से इन करती है, वहां पे जाके लॉक हो जाती है सभी, और हम 1 to 4 काऊ को हम यहाँ पे चढ़ा लेते हैं और 1 by 1 करके मिल्क निकालते हैं और उधर से निकालना स्टार्ट होता है। तो वहां से फिर वो आउट हो जाती है, गाय चली जाती है, बिल्कुल आसानी से चढ़ भी जाती हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं होता है और आराम से हम लोग बाहर से बाहर दूध निकाल लेते हैं और दे भी लेते हैं। मतलब एक आदमी सब कुछ कर सकता है। अगर हम खर्च की बात कर ले, अब तक के जितने सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि इसमें क्या खर्च आया होगा आपका। देखिए, खर्च की जहां तक बात है, मुझे तो पर्सनली भाई ने बताया नहीं कि इतना खर्च आया है, लेकिन एक अंदाजा के तौर पे मैं कुछ एवरेज बता सकता हूं कि जमीन सिर्फ अपना है और जमीन में मिट्टी भरवाने में लगभग 1 लाख रुपीस का कॉस्ट गिरा था और बाकी धीरे धीरे किया गया। जैसे बाउंड्री नहीं था तो बाउंड्री किया गया। शेड में जो खर्च आया होगा वो 4 लाख इसमें आया होगा। और इस शेड की बात करते हैं तो लगभग 80,000 समथिंग आया होगा सीमेंट वाला जो है। और बाकी गोदाम बनाने में भी समझ जाइए कि लाख रुपया लग ही गया होगा, मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं। और बाकी मतलब कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी बढ़िया किया गया है। मतलब मोटा मोटी एक मोटी रकम जो है लगाया गया है। गाय खरीदने समय भी हम लोग काफ़ी लॉस में गए थे, जैसे खरीद कर लाए स्टार्टिंग में, कुछ यहाँ पे भी गाय खरीदी गई और कुछ जो है गाय हमारी डेथ भी की है, तो काफ़ी लॉस सहे हैं। मोटा मोटी कह सकते हैं कि अगर धीरे धीरे जो स्टार्टिंग 2019 से जो हमने स्टार्ट किया उस वक्त से अगर अब तक की अगर बात करते हैं तो 40 लाख रुपीस लग चुका होगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे फीडिंग के बारे में। तो फीड जो है ना, फीड का काफ़ी दिक्कत हुआ था स्टार्टिंग तौर पे, हमें वैसा नॉलेज नहीं था, फीड वैसा मिलता भी नहीं था उस वक्त। हमारे हिसाब से तारा और शीतल 2 ही फीड और डिहूज कंपनी 3 फीड थी जो हमारे इलाके में भी नहीं मिलती थी। औरंगाबाद से लाइए या पटना से फिर लेकर आइए या आरा साइड में शायद मिलती थी। भाई साहब जाते थे तो वहां से कवर करके यानी गाड़ी में लेकर आते थे चेक करने के लिए कि कैसा रिजल्ट है। हम लोग खिलाते थे कुछ दिनों तक। तो तारा फीड भी हमने लगता है 1 पिकअप मंगाया था और बहुत दिनों तक शायद खिलाया भी। और डिहूज का भी शायद लेकर आया था, वो भी यूज किया। शीतल का भी कुछ ट्रांजिशन वगैरह लेकर आया, बहुत कुछ खिलाया, लेकिन हमें वैसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला। हम लोग काफी चेंज वगैरह करते रहे, कुछ घर का बनाना भी स्टार्ट किया, लेकिन रिजल्ट समझ में नहीं आया। लास्ट में फिर जाके 1 साल पहले की अगर बात है तो मैंने 2 साल तक कंटिन्यू कोसी फीड खिलाया, जो कि काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो हमारी गाय में प्रॉब्लम समझ में आने लगा कि ये गाय खाना पसंद नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पूरा भरपेट नहीं खा रही है, तो दुबली होने लगी, दूध में कमी आने लगा। ये सब शिकायत मिलने की वजह से हमने फिर फीड चेंज किया और फिर अभी जो लास्ट में अभी हम माँ डेयरी फीड यूज कर रहे हैं। काफी अभी बढ़िया रिजल्ट समझ में आ रहा है और मैं अभी इसको 1 ईयर से कंटिन्यू किए हुआ हूँ। अब हम बात करेंगे कि फीडिंग कराते कैसे हैं। जैसे कि हमारे पास तो कोई TMR मशीन नहीं है जिससे हम मिलाकर हम खिलाएं अपने पशु को, तो TMR मशीन नहीं है हमारे लिए। मशीन जो है भुट्टन जी है। भुट्टन जी क्या करते हैं कि हमने भूसा कुछ अंदाजा तौर पे यहाँ पे बोरी जो भरा हुआ दिख रहा है इसमें डलवा देते हैं और उसके बाद जो है जितना हमारी मिल्किंग वाली पशु है उसके लिए जो फीड एक जितना डालना होता है वो कैलकुलेशन करके हम जैसे 40 kg या 35 kg इस तरह का हम उसमें डलवा देते हैं और मिक्स करवाने के बाद जो है कि यहाँ से वो डालते हैं नाद में। तो सबसे पहले हम इसमें भूसा डालते हैं और उसके बाद जो है पानी छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद हम दाना डालते हैं और मिक्स करवा देते हैं। हाथ से ही मिक्स होता है और उसके बाद जो है नाद में डलवाते हैं। नाद में डलवाने के बाद जो है कि गाय को सभी को बांध दिया जाता है। जैसे कोई सींग वाली गाय हमारी बची हुई है 2-3 गाय, कुछ गायों को डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से दिक्कत होता है, तो बांधने पड़ता है। यहाँ पे आपको लोहे के अंदर नाद पे रस्सी देखने के लिए मिलता होगा, तो यहाँ बांध देते हैं। बांधने के बाद जो है जो हमारी गाय ज्यादा दूध देती है उनको अगर एक्स्ट्रा देना होता है तो हम यहीं पे एक्स्ट्रा देते हैं। खा लेती है तो 1-2 घंटे के बाद हम लोग खोल देते हैं, फिर अपना पानी वगैरह पीकर आराम से बैठती है, आराम करती है। बछड़ियों का भी वहीं पे दाना मिलाया जाता है, फिर वहाँ दे दिया जाता है। जो प्रेग्नेंट होती है वहाँ से मिलवाकर बोरी में भरवाकर ड्रम में डला दिया जाता है। तो इस तरह हम लोग फीडिंग करते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जब से मैं माँ डेयरी फीड यूज कर रहा हूँ कुछ भी एक्स्ट्रा हमें देने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मिनरल वगैरह कुछ भी नहीं, बस सिर्फ दाने पे चल रहा है फार्म अभी।
और कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आसानी से किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि पानी कैसे पिलाते हैं अपने पशुओं को, क्योंकि मैं खुला फार्म बनाया हूँ। खुला फार्म होने की वजह से देखिए अभी तो फिलहाल मोटर का पाइप लगा हुआ है, वहाँ पे 2 ड्रम रखा हुआ है, जो मोटर चालू करते हैं दोनों ड्रम भरा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चला रहा था कि जो नाद टाइप का वो जो आता है पानी पीने वाला ग्लास टाइप का, वो ग्लास हमारे पास सक्सेस नहीं किया, इस कारण की हमारी व्हाइट वाली जो बछड़ी थी काफी लंबी हुई थी और पाइप जो है दीवारों बाउंड्री के ऊपर से पाइप गया हुआ था, तो वो किसी तरह फंसा कर वो खींचती थी, तो जिसकी वजह से 2-3 बार वो तोड़ दी। तो इसकी वजह से फिर मैंने उसको सेटअप करना सही नहीं समझा और उसको फिर मैं छोड़ दिया। लेकिन है अच्छा चीज, अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगवा भी सकते हो। लेकिन अभी हमें सहूलत होता है ठंडी के दिनों में, यहाँ पे ताज़ा जब भी मन करता है भर के हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि टंकी भर जाएगा तो फिर वो पानी हमें फेंकना पड़ जाएगा। और इसमें क्या है कि जितना अपने हिसाब से ठंडी के दिनों में भर देते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ब्रीडिंग जो है हमने जब फार्म स्टार्ट किया था ना, तो 2-3 साल तक ब्रीडिंग नहीं की थी। इसकी वजह से कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था और हमें वैसा नॉलेज भी नहीं था। तो 2-3 साल बाद ऐसा मालूम हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रीडिंग भी करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग पे आए। तो ब्रीडिंग जब हम लोग स्टार्ट किए तो उस वक्त जो है हमने 20,000 का सेमेन मंगवाया था पंजाब से, जो कि WWS एंटारेस की, और जिससे हमें 2-3 बछड़ी ही देखने के लिए मिला। जो एक एंटारेस हमारी व्हाइट वाली है और एक एंटारेस हमारे पास ये है, और एक एंटारेस जो है कि अंदर है। 3 ये बछड़ी आई थी, वो भी मात्र 20,000 में। हमने 20 स्ट्रो शायद खरीदा था, और उसी 20 स्ट्रो से 3 बछड़ी आई। काफी दिक्कत समझ में आया कि साला इतना महंगा सेमेन खरीदा और मैंने 3 ही बछड़ी लिया। फिर उसके बाद लेकिन हमने ब्रीडिंग छोड़ा नहीं, क्योंकि हमें मालूम ये हो गया था कि अगर ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो आगे चल के हमें फार्म बंद कर देना होगा। हमने धीरे धीरे अपने हौसला को बुलंद किया और ब्रीडिंग पे काम करते रहे, और नतीजा ये है कि हमारे पास जो है बछड़ी, हमारे पास अरमडा भी है, चिल्टॉन भी है और न्यूमैन भी है, 40-16 भी है, 120 भी है, और 40-432 अभी अवेलेबल नहीं है। ये सब हमारे पास जीनोमिक बुल की बछड़ी हमारे पास आ गई है। ब्रीडिंग मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इम्प्रूवमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो हमने जब गाय खरीदता था तो 20 लीटर जो बोल कर देते थे, हमारे पास 14 लीटर करती थी। 25 बोल कर देते थे, वो शायद हमारे पास 20-18 करती थी। लेकिन आज के दौर में हम लोग कहाँ तक हम अपनी बछड़ियों और गायों से दूध निकाल पा रहे हैं। लगभग हम इस बार सेकेंड टाइमर में हमने 25+ के समथिंग में दूध निकाला है, जो हमारी 3 गाय की मिल्क रिकॉर्ड भी आपने देखा होगा। फर्स्ट टाइमर हमारी जैसे बछड़ी बच्चा दे रही है, फर्स्ट जनरेशन की वो बछड़ी हो गई, तो वो तो खाने पीने में स्वस्थ नहीं थी, इसके कारण जो है दूध कम निकाली। और ये बछड़ी खराब हो गई थी, प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, तो इसको हम लोग किट से दूध निकाले हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारी एक एंटारेस वाली भी प्रेग्नेंट हो गई है, और आने वाले समय में जैसे हमारी 40-120 है, तो उसका भी दूध काफ़ी बढ़िया हुआ था, जिसकी माँ जर्सी थी और उसका रिकॉर्ड था 14 लीटर का। लेकिन इस 40-120 का रिकॉर्ड रहा 24 से 25 लीटर समथिंग। तो ये हुआ हमें ब्रीडिंग करने का फायदा। आने वाले समय में और आगे हम लोग धीरे धीरे जाएंगे तो देखेंगे कितना दूध हम लोग का ज़्यादा इंप्रूव। अभी 30 क्रॉस नहीं किए, 30 के अंदर में है, अपने फार्म का तैयार किया हुआ बछड़ियों से। 30+ जाएंगे तो हम लोग आगे बताएंगे। लेकिन ब्रीडिंग आप लोग तभी स्टार्ट कर दें जब से डेयरी फार्म स्टार्ट करें, पहले दिन से ही ब्रीडिंग भी होना चाहिए। डेयरी फार्म करते हैं तो गोबर आता है जो हम लोग के यहाँ यूज नहीं है। यूज नहीं होने की वजह से हमने काफी कुछ प्रोग्राम किया कि गांव के अंदर जो छोटे छोटे किसान हैं जो गोबर ठोकती हैं, उन्हें मैंने बोला कि गोबर ठोकिए और जो गोईठा होगा आप ले जाइएगा, और कुछ गोईठा हमें भी यूज के लिए दीजिएगा। उन्होंने शायद बात नहीं रखी या कुछ दिन आए और फिर छोड़ दिए। लेकिन फिर मैंने गोबर गैस प्लांट बनाया, तो ये भी कुछ दिनों तक चला, सही रहा। लेकिन गाय के खुल जाने की वजह से या टूट जाने की वजह से कोई सामान ये भी सक्सेसफुल हमारे पास नहीं रहा, क्योंकि इसमें प्रेशर वगैरह कम था और हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिसमें प्रेशर ज़्यादा हो। गोबर का फिलहाल तो अभी हमारे पास यूज़ नहीं है, लेकिन इस साल हमारा टारगेट है कि हम अपनी खेतों के अंदर जितना भी हो सके हम डलवाएं, और जो अगर किसान हमसे गोबर खरीदना चाहते हैं वो हमसे टच में रहेंगे या फिर कॉन्टेक्ट करेंगे ताकि हम उनको गोबर दे सके। और ऐसे कुछ गाड़ी हमने पिछले साल सेल भी किया था। देखिए, मैं 2 चीज़ और इस वीडियो में बता दूं कि ठंड का रिसर्च मैंने ही किया कि ठंड में गायों को बिहार के अंदर कैसे रखा जाए, क्योंकि हमारे बिहार और यूपी के अंदर खास करके ये माहौल है कि बछड़ियों को गायों को ठंड लग जाएगा, पूरा ढककर रखो। लेकिन आने वाले 2 साल से मैं खुला रख रहा हूँ ठंडी के मौसम में। इसका क्या राज? देखिए, अगर आप खुला, कोई भी जानवर खुला रहेगा ना तो उसको ठंड नहीं लगेगा। आप चाहे जंगलों के जानवरों को देख लो या फिर आपके रोड पे जितने भी जानवर टहल रहे हैं, खुला रह रहे हैं, तो उन्हें ठंड नहीं लग रहा है। लेकिन आप जब भी बांध देंगे, बांध कर रखेंगे तो ठंड बिल्कुल असर करेगा, और बहुत जल्दी थोड़ा सा भी हवा जाएगा तो असर करेगा।
लगेगा। इसलिए हमारे फार्म पे तो ठंड का कोई नामो निशान नहीं है और ठंड किसी को लगता भी नहीं है। दूसरी बात कि फार्म खुला रखते हैं थोड़ा सा गंद जैसा, तो गोबर का हमारे पास कुछ ऐसा जगह नहीं है या सुविधा नहीं है कि हम बाहर जाकर डलवाएं या बाहर हमारा एरिया हो जिसमें हम रख सके। तो इसीलिए जो हमारे पास जगह है उसी में हमें काम करना होता है। हमारा एरिया यही है तो इसी एरिया में हम रखेंगे तो गोबर इसी में रहेगा और जो है कि हम सालों साल हम इसको फेंकवाने का काम कर सकते हैं। गायों को गंदगी के बारे में साफ सफाई क्यों नहीं है? देखिए, साफ सफाई की अगर हम बात करते हैं ना तो साफ सफाई में मेहनत ज्यादा होता है, हमारे पास मेहनत कम करने का समय है और जो है कि हमारे पास पानी निकलने का सुविधा नहीं है कि हम अपना खेत में रख के स्टॉक कर लें या फिर दूसरे के खेत में गिरा सके। ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण हम डेली रेगुलर कह सकते हैं कि धुल नहीं सकते हैं। जब गाय हमारी मिट्टी पर अगर बैठेगी तो ऐसे भी उसको कीचड़ नहीं लगेगा और जो गोबर चिपकता है वो भी चिपका हुआ नहीं रहेगा, शाइनिंग बाल झड़ जाएगा और अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैनेजमेंट में हमारा सब कुछ आता है, फीडिंग, ब्रीडिंग और आपकी गाय का दूध कहाँ जा रहा है या आपकी गाय कब हीट पर आने वाली है, ये सब देखभाल ही कहते हैं मैनेजमेंट। हम जो है अपनी गाय कब हीट पर आती है हम अपने डायरी में मेंटेन करते हैं या हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें हम अपना डाटा उसमें रखते हैं। तो सबको हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन गाय कब बच्चा दी है, कब उसे डिवार्मिंग किया, कब उसे वैक्सीनेशन किया है और कब वो हीट पर आने वाली है और ये भी जानना होता है और कब उसको पाल दिया जाए, कौन सा सेमेन से उससे प्रेग्नेंट कराया जाए ताकि इन ब्रीडिंग भी ना हो। ये सब चीज हमारा मैनेजमेंट का होता है। तो हम अपने डायरी में यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि कौन गाय कब हीट पर आई, कितने देर हीट पर रही और उससे कौन सा सेमेन डालना है और देने के बाद जो सेमेन लगता है वो भी नोट होता है कि कौन से हमने सेमेन से उसको प्रेग्नेंट करवाया, उसका बच्चा कब तक आने वाला है, तो उसको हमको दूध कब सुखाना होगा और ड्राई काउ कितने दिन देना है, ट्रांजिशन कब करवाना है, फ्रेश काउ कब चलेगा, फिर वो हाई मिल्किंग कब खाएगी, ये सब कुछ हम अपने डायरी में मेंटेन कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये छोटा सा चीज है और लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत बड़ा चीज है। अगर ये मैनेजमेंट जिसको आ गया ना, मैनेजमेंट अगर समझ लिया, मैनेजमेंट को अच्छा कर लिया तो अपना फार्म को बहुत आगे की ओर ले जा सकता है। कि मैं पैरावेट कैसे बना और कब बना, देखिए मैं 2022 के लास्ट नवंबर में 9 तारीख को हमारा डेट था। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मैं जा रहा हूँ AI ट्रेनिंग के लिए। ये आखिर जरूरत क्यों पड़ा? तो देखिए, मैं ब्रीडिंग की ओर चला था और ब्रीडिंग में खुद से AI आना चाहिए। अगर आप 10 गाय रखते हैं, 15 गाय रखते हैं तो आपको ब्रीडिंग के लिए आपको खुद AI करने आना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, जब आपकी गाय हीट पर आएगी, हो सकता है कि 12 बजे रात को आए या फिर दिन में सुबह से आए, तो हो सकता है कि आपको रात में AI करने का समय हो 10-11 बजे। तो आप AI के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे तो डॉक्टर हो सकता है कि रात में नहीं आए, या आपके पास दिन का टाइमिंग होता है, जैसे आप चाह रहे हो कि 9 बजे हमें AI करवा देना है, तो उस वक्त भी हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि आपके पास डॉक्टर साहब के भरोसे अगर रहते हैं यदि आप, तो डॉक्टर साहब आपके टाइम पे नहीं आ पाएंगे, चाहे आप उनको कितना भी रुपया दे लो, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि लेट हो ही जाएगा। मार्केट में जाएंगे तो हर किसान को सुनना है, जो भी उनका कस्टमर है जिनसे वो पैसा ले रहे हैं, तो हर किसी का बात मानना है, हर किसी को मिलाकर चलना है, वो नहीं टाइम पे पहुंच सकते। और आप कर रहे हैं ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग 1 रुपये के सेमेन और 100 रुपये के सेमेन से नहीं हो पाता है। ब्रीडिंग जब करते हैं तो 100 रुपये से लेकर आप 10,000 हज़ार का गेम खेल सकते हैं एक जुआ की तरह। तो जब आप खेलते हैं, जब एक बार सेमेन लगवा रहे हैं, तो आपको चाहिए एक प्रैक्टिशनर, वैसा जो फील्ड का मास्टर हो, वैसा डॉक्टर चाहिए जो एक बार में गायों को प्रेग्नेंट करवा दे, वैसा डॉक्टर चाहिए जो हर कुछ मतलब थर्मोमीटर उसके पास हो, उसके पास कह सकते हैं कि कॉटन वगैरह हो जिससे स्ट्रॉ को पकड़ा जा सके। AI करने का बिल्कुल तरीका सही हो, उसे मालूम हो कि कहाँ पे हमें स्ट्रॉ के स्पर्म को छोड़ना है, किस बॉडी पार्ट में छोड़ना है, कितने रिंग क्रॉस करने के बाद छोड़ना है। अगर ये सभी जानकारी उनके पास है, अगर अच्छा AI करते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम पकड़ने का ये सब जो है दिक्कत हो रहा था। तो हम फिर निकल गए मुरादाबाद ट्रेनिंग के, और वहाँ से ट्रेनिंग के बाद आए। कुछ दिनों तक तो दिक्कत आया, बहुत बीच में डिस्टर्ब भी हुए, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे कैसे आखिर संभाला जाए, फिर मैंने एक अपने ऊपर विश्वास बनाया और मैंने अपने अंदर एक हिम्मत रखी कि किसी तरह हमें एक दिखाने के लिए या फिर इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें ही कुछ एक कदम बढ़ाने पड़ेगा। फिर मैं अंदर से धीरे धीरे जो है कि अपनी आवाज़ को रखा, अपनी काम पे ध्यान दिया और मैंने सबकी आवाज़ें सुनी, लेकिन हमने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई उसी दिन था जिस दिन मैं आगे इस लाइन में बढ़ूँगा, हमको भी लोग जानेंगे कि हाँ कोई थे जो सीखने के बाद जो है कि इस फार्म को आगे बढ़ाया। और आज किसानों को भी हमसे बहुत सहूलत हो रहा है, लोग आज बुलाते हैं, हमसे मिलने के लिए सोचते हैं और कुछ जानकारियाँ लेते हैं। जैसे में हमारे इलाके के अब जो भी फार्म हो रहा है, तो धीरे धीरे वो हमसे कंसल्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि आप
अपने जैसा हमारे फार्म को भी ले चलिए, आगे बढ़ाइए। तो सबको ले चलेंगे, जब तक रहेंगे दुनिया पे, जब तक अपना खुद को भी संभालेंगे और दूसरे लोगों को भी संभालेंगे। तो ये हमारी सच्चाई है और इसी तरह आज अपने कामों के पीछे ध्यान दे रहा हूँ और इसमें आगे की बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टारगेट यही होता है कि जिसको भी आई करूँ वो एक बार में प्रेग्नेंट होना चाहिए, ताकि जो किसान का पैसा लगता है वो कहीं बर्बाद ना हो, ताकि इस ब्रीडिंग से छोड़े ना और ब्रीडिंग करने के प्रति ध्यान दें। फिर इसी बीच में जब हम AI ट्रेनिंग लेकर आया तो हमें ज़रूरत हो जाती है फिर टैंक की, एक कंटेनर की, जिसमें हम सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमारे गाँव के ही पहले पैराफेट रह चुके थे और उनके पास कंटेनर था जो कि मिला हुआ था। तो ये हमारा कंटेनर है और ये 35 लीटर का कंटेनर है। एक 0.5 लीटर का भी एक कंटेनर था, 2 कंटेनर उनसे मिला, एक 35 लीटर का, एक 0.5 लीटर का। तो 0.5 लीटर वाला खराब था जिसमें नाइट्रोजन टिकता नहीं था, तो ये बढ़िया था, तो ये रखे हुए हैं। उन्होंने हमें हेल्प के तौर पे बोले कि काम कीजिए आप, हमारे पास यूज़ नहीं है, आप यूज़ कीजिएगा तो सही रहेगा हमारा कंटेनर भी, और हमें जब ज़रूरत होगी सीमेंट वगैरह का तो आप दे दीजिएगा, जो आपका सीमेंट प्राइस होगा वो हम दे देंगे। तो ऐसे ही चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। और हमने फिर बाद में जो है कि हमने एक छोटा कंटेनर लिया और जिससे हम फील्ड में काम स्टार्ट किए और आज धीरे धीरे हर जगह पे, हर इलाके में जा कर मैं यही करता हूँ और लोगों का प्यार लेता हूँ और मैं वहाँ से प्यार लेकर फिर निकल जाता हूँ। और इसी तरह सिलसिला अभी तक चल रहा है और मैं अपने कामों के प्रति लगा हुआ हूँ। देखता हूँ कहाँ तक हमारी, जब तक आंखें खुली होती हैं, जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक और सफलता मिलती है हमें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ये हमारे पास ऑलरेडी गाय है जो 30 प्लस कर रही है। अगर इसका मिल्क रिकॉर्ड भी जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक मिलता है तो हम इसका मिल्क रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि ये कितना दूध कर रही है, क्योंकि 30 प्लस दूध इसका होता है, 32 लीटर एवरेज मिल्क हो रहा है अभी भी। हम इसका लाइव मिल्किंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, ये मेहनत जो हमने की है, इतना लॉन्ग वीडियो, आज दिन का समय मैंने पूरे इस वीडियो बनाने में लगाया है, तो मैंने इतना मेहनत किया, तो आप मेरे लिए कितना कर सकते हैं वो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएं कि आप मुझे कितना प्यार देते हैं और हमारे फार्म के लिए कितना प्यार देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को बताइए हम